नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल में मैं रजनी तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार यानी आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महादेवी वर्मा जी के प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र पथ के साथी के विषय में। इसके 5 वीडियो पहले मैं बना चुकी हूँ और उनमें मैंने 3 साहित्यकारों का परिचय आपको दे दिया था, जिनमें थे मैथिली शरण गुप्त जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और जयशंकर प्रसाद जी, जिसमें से 2 संस्मरणात्मक रेखाचित्र शेष बचे हुए थे। किसी कारणवश मैं उन पर वीडियो नहीं बना पाई थी, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सुमित्रानंदन पंत जी के ऊपर यह वीडियो बना रही हूँ और आगे आने वाला वीडियो इसी कड़ी में सियाराम शरण गुप्त जी का होगा, जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरी आशा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश आप लोगों से है कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और यदि आप नियमित रूप से इसको देखने वाले हैं तो सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं। और एक गुजारिश आपसे भी है कि प्लीज़ देखने के बाद इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए बात करते हैं महादेवी वर्मा और पथ के साथी 5 श्री सुमित्रानंदन पंत जी से महादेवी के परिचय की कथा बहुत विचित्र है। पाठ्य पुस्तकों के प्रति महादेवी जी का सदैव घोर विराग रहा और समस्या पूर्ति में तो वे बचपन में ही ठोक पीट कर वैद्यराज बना दी गई थी। विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि महादेवी वर्मा जी जिस काल की थी, द्विवेदी युग और उसके बाद छायावाद, ये वो दौर था जब समस्या पूर्ति साहित्यकारों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता था। उस समय महादेवी वर्मा जी उस युग के बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकारों के बीच इसी समस्या पूर्ति के कारण आ पाई और धीरे धीरे उनकी लेखनी का इतना बेहतर विकास हुआ कि वह हिंदी की सरस्वती कही जाने लगी और महादेवी जी के रूप में हम सबके सामने उनका साहित्य आज मौजूद है। खड़ी बोली की तुकबंदी भी इन्हें अनायास ही वातावरण से प्राप्त हो गई थी, परंतु इन दोनों से भिन्न जो एक भाव जगत उनके भीतर रेखा रेखा करके बन रहा था, उसके प्रति तब तक न उनकी जिज्ञासा थी न ही कोई बोध। आपको यह भी बता दिया जाएगा कि महादेवी वर्मा जी जितनी सिद्धहस्त तुकबंदी में थी, उतनी ही सिद्ध हस्त वह चित्रकला में भी थी। इसीलिए उनके रेखा चित्रों में ऐसा लगता है कि मानो चरित्र बोल उठेंगे। इन स्थितियों में कवि सम्मेलनों के प्रति इनका विशेष अनुराग हो जाना स्वाभाविक ही था। ये कवि प्रायः छात्रावासों या शिक्षा संस्थानों के तत्वाधान में किसी वयोवृद्ध कवि की अध्यक्षता में आयोजित होते थे और उनमें पूर्व निश्चित समस्याओं की पूर्तियों और विषय पर रचित कविताएं सुनाई जाती थी। ऐसे ही एक बार हिंदू बोर्डिंग हाउस में श्री हरिओध जी की अध्यक्षता में आयोजित कवि सम्मेलन में जाने का अवसर मिला। उससे पहले भी वे कई सम्मेलनों में उपस्थित होकर कई पदक भी प्राप्त कर चुकी थी। 5 के एक और वे अपनी सहयोगिनी छात्राओं और अध्यापिकाओं के साथ गंभीर मुद्रा में समासीन थी। अचानक दूसरी तरफ बैठे छात्रों तथा अध्यापकों पुरुषाकार समूह में कुछ हलचल सी उत्पन्न करती हुई एक कोमलकांत कृशांगी मूर्ति आविर्भूत हुई। आकंठ अवमुंडित करती हुई हल्की पीताम सी चादर कंधों पर लहराते हुए, कुछ सुनहले से केश, तीखे नक्श और गौर वर्ण के समीप पहुंचा हुआ गेहुआ रंग, सरल दृष्टि की सीमा बनाने के लिए लिखी हुई सी भाव, खिंचे हुए से होंठ, कोमल पतली उंगलियों वाले सुकुमार हाथ, यह सब देखकर सबको भ्रम हुआ, परंतु वह मूर्ति पुरुषाकार समूहों में ही प्रतिष्ठित हो गई। अर्थात यह जो व्यक्ति आए वह उन्हीं पुरुषों के वर्ग में आकर बैठ गए। यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ। महादेवी जी के छात्रावास लौटने का समय हो गया, अतः उनका परिचय उस दिन न हो सका। कई वर्ष उपरांत फिर जब डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपने विवाह के अवसर पर अपने कवि पंत जी से महादेवी का परिचय कराया। कौसानी में संवत 1958 विक्रमी संवत में प्रकृति के उज्ज्वल हरित अंचल में जब सुमित्रानंदन पंत ने जन्म लिया,
तो उनको जन्म देने वाली की पलक चिर निद्रा में मूंद चुकी थी। यानी सुमित्रानंदन पंत की मृत्यु के साथ ही उनके जन्म के साथ ही उनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी। मातृहीन होने के कारण और भाइयों में छोटे होने के कारण उन्हें प्यार तो सबसे मिला, परंतु उस प्यार में अरे बेचारा मातृहीन है का भाव भी मिला हुआ था। अर्थात जो भी उन्हें प्यार करता था, ये भाव जरूर उसके हृदय में होता था कि अरे बेचारा मातृहीन है। बड़े होकर ऐसे बालक सबसे अधिक सहृदय हो सकते हैं, परंतु उनमें अस्वाभाविकता भी सबसे अधिक आ जाती है। अतः पंत जी के मन का संकोच, उनकी अंतर्मुखी वृत्तियां सब उनके असाधारण बालकपन की ही उपज हैं। जब वे तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तो उनके अपने गोपाल दत्त नाम की कवित्वहीनता अखरने लगी। देखिए, यह जब हम पढ़ते हैं तो कई चीज़ें हमको इम्पॉर्टेंट मिलती हैं। जैसे कि जब आगे आप लोग किसी कंपटीशन वाली परीक्षा की तैयारी करेंगे तो इनका नाम पूछ दिया जाता है कि इनका पहले का नाम क्या था पंत जी का। ऑप्शन में गुसाई दत्त होता है, तब तो इजीली हम उसे टिक कर देते हैं। कई बार गोपाल दत्त भी लिखा हुआ आता है, तो आप ये जान लीजिए कि विद्यालयी कक्षा यानी तीसरी कक्षा तक उनका नाम गोपाल दत्त था और इनको यह नाम बिल्कुल ही कवित्वहीन लगता था। इसीलिए इन्होंने क्या किया, सुमित्रानंदन पंत जैसा श्रुति मधुर नाम अपने लिए खोज लेने वाली उनकी असाधारण बुद्धि ने जीवन और साहित्य के अनेक क्षेत्रों में अपनी सृजनशीलता का परिचय दिया है। वेशभूषा, रहन सहन से लेकर सूक्ष्म भावों तथा चिंतन तक सब कुछ उनके स्पर्श मात्र ही से असाधारण होता रहा है। स्वभाव और शरीर में भी इन्हें असाधारण कोमलता मिली है, परंतु उनमें प्रकृति के क्षति पूर्ति संबंधी नियम का प्रभाव नहीं है। उनके सुकुमार शरीर को कितनी बार अस्वस्थता से संघर्ष करना पड़ा और स्वभाव को कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझना पड़ा है। एक बार वे क्षय रोग के संदेह में बहुत दिनों तक स्वर्गीय डॉक्टर नीलांबर जोशी के पास भरतपुर में रहे। कई बार टाइफाइड से पीड़ित होकर जीवन मृत्यु की अग्नि में पड़े रहे, परंतु उनके कोमल शरीर ने सब परीक्षाएं पास की, कभी उनसे पराजय स्वीकार नहीं थी और वे आज भी कोमल तथा सुकुमार हैं। इन अनुभवों ने तो इनकी कोमलता और सुकुमारता पर एक आर्द्रता का पानी ही फेरा है। आर्थिक दृष्टि से पंत जी ने सम्यता की ऊंची सीढ़ी से लेकर संपन्नता की ऊंची सीढ़ी से लेकर विषमता की अंतिम सीढ़ी तक अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। जिस अल्मोड़े में उनके कई मकान थे, वहां पर ही उन्हें किराए के छोटे से मकान में रहना पड़ा, परंतु इससे न तो उनकी हंसी मलिन हुई और न अभिमान आहत हुआ। परिवार का ढांचा टूट गया था, साहित्य से भी कोई प्राप्य आय नहीं थी। इन्हीं परिस्थितियों में वे कई वर्ष काला कांकर में रहे। व्यवहार में पंत जी अत्यंत शिष्ट, मधुरभाषी तथा विनोदी हैं। इनकी कोई बात किसी को किसी तरह की चोट न पहुंचा दे, इसका वे बहुत ध्यान रखते हैं। कवि पुत्र परिवार का सबसे बेकार अंग माना जाता है। सुमित्रानंदन जी ने कुमाऊं सपूत बनकर सबके ललाट का लांछन ही धो डाला। ग्राम्य, युगवाणी आदि में इन्होंने अपने छह प्राप्त यथार्थ भूमि की संभावनाओं को स्वर चिंतन करके चित्रित करने का प्रयत्न किया है। परिग्रह की दृष्टि से पंत जी चिरकुमार सभा के आजीवन अध्यक्ष हो सकते हैं। आरंभ में उनकी गृहस्थी के लिए परिस्थितियां बाधक रही और जब परिस्थितियों ने अनुकूलता दिखाई तब उनकी मानसिक संततियों की अंतता ने उनका मार्ग रोक दिया। आधुनिक युग साहित्यकार की चरम शक्ति परीक्षा का काल रहा है। संघर्ष की इस झंझा में इस कोमल और सुकुमार साथी के लिए सबकी चिंता स्वाभाविक ही थी, परंतु जब यह आंधी थमी तो उन्होंने देखा कि लचीले बेत के समान झुककर उन्होंने तूफान को अपने ऊपर से बह जाने दिया है और अब तक प्रभात के अभिनंदन के लिए उन्मुक्त खड़े हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित संस्मरणात्मक रेखाचित्र पथ के साथी के 5वें रेखाचित्र श्री सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में पढ़ा था। अगला हमारा जो आखिरी वीडियो होगा इस श्रृंखला में वो होगा हमारा शियाराम शरण गुप्त जी के विषय में। जब भी आप इनको लिखेंगे तो आप ध्यान देने वाली बात यह है कि आप संदर्भ में जब प्रयोग करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखाचित्र गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पथ के साथी नामक पुस्तक के श्री जो भी रेखाचित्र आपका होगा, जैसे यह सुमित्रानंदन पंत नामक रेखाचित्र से अवतरित है अथवा उद्धृत है। ठीक, इन रेखाचित्रों की लेखिका या इस रेखाचित्र की लेखिका छायावाद की सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं
और जब विशेषता की बात आएगी तो आप लिखोगे रेखाचित्र का प्रमुख उद्देश्य चारित्रिक उभार है। किसी व्यक्ति की आंतरिक और बाह्य चारित्रिक विशेषताओं का प्रभावशाली चित्रण रेखाचित्र के माध्यम से किया जा सकता है और एक रेखा चित्रकार अपने संस्मरणों के आधार पर ऐसा करता है। रेखाचित्र में निजी अनुभूतियों का विशेष महत्व होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।